पीसीएस सारथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं अभिनवराज आपके लिए 67 बीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए कुछ वीडियोज लाते रहता हूं रेगुलर बेसिस पर। यहां पर हमारा यही मकसद है कि आपके स्कोर को मेंस में मैक्सिमाइज किया जा सके। जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर आपके लिए हम YouTube पर फ्री कंटेंट ला के दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है और इधर उधर कहीं ठोकर खाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने ये भी कह रखा है कि लैंग्वेज किसी भी प्रकार से बैरियर नहीं बनना चाहिए आपके प्रिपरेशन में। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी माध्यम हो, हम दोनों ही माध्यमों में हर एक टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। जो भी पावर पॉइंट अब आते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, ताकि किसी भी माध्यम के बच्चे को किसी भी तरीके की समस्या ना आए। और सबसे जरूरी ये बात है कि आपको रेलेवेंट सोर्सेज पर हमेशा रिलाई करना है और अपने आंसर वगैरह को ओवरलोड नहीं कर देना इंफॉर्मेशन से। यहाँ पर आंसर लिखने की जो बेसिक क्राइटेरिया है वो फुल होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग लगातार आंसर्स लिख रहे हैं और हम तक भेज रहे हैं। उन्हीं में से कुछ कॉपीज को हम आपके साथ साझा करेंगे, जिससे आपको ये अनुमान लग सके कि एक कॉपी में क्या कुछ लिखा होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पर अपने लिखे हुए कॉपीज भेजते हैं। आप भी भेज सकते हैं और आपकी भी कॉपी यहाँ पर डिस्प्ले की जा सकती है और उसको रियल टाइम में चेक भी किया जाएगा। कनेक्ट होने के लिए आपको सिंपली अभिनव_सर_बीपीएससी लिखना है और जब आप कनेक्ट ये सर्च करने के लिए और जब आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाएंगे तो आप अपनी कॉपी वगैरह भेज सकते हैं, या एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा लेट से जवाब दूं, क्योंकि कई बार ऑफिशियल वर्क्स वगैरह में टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलता है तो ये मेरी प्रायोरिटी होती है कि आपके दिए गए कॉपीज को मैं जांच सकूं, उनका रिव्यू दे सकूं। अगर मैंने उस टाइम रिव्यू नहीं दिया तो मैं कई बार कमेंट में लिख देता हूं कि इस पर एक डिस्कशन करेंगे, यानी इसी तरीके के डिस्कशन वीडियोस आएंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि 14वां यानी कि 14th जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, भारत के लिए महत्व एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभावनाएं और चुनौतियां। अब देखिए, जो ये समिट हुई थी ब्रिक्स की 14 समिट हुई थी, इसके रिगार्डिंग आपसे एक सवाल पूछ लिया गया और ये भी पूछ लिया गया कि ये भारत के लिए कैसे रेलेवेंट है, इंडिया के लिए कैसे रेलेवेंट है, और जो करंट सिनेरियो है और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या कुछ हमारे लिए चैलेंजेस हैं, ये आपको बताना था। यहाँ पर आप में से एक किसी एस्पिरेंट की ये कॉपी है, मैं नाम नहीं साझा करूंगा उनका, उनके निजता का ध्यान रखते हुए। चलिए इस कॉपी को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने आंसर को ये 4 पेजेस में लिखा है और राइटिंग में मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी संशोधन की जरूरत है। आप थोड़ा बेहतर हैंड राइटिंग लिख सकते हैं। और जैसे मैं देखना शुरू करता हूं, यहाँ आपने लिखा है कि हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो देखिए, अब यहाँ पर छोटी छोटी ग्रामेटिकल एरर से भी बचना है, जैसे 14वां, ठीक है, और यहाँ पर तो फिर सम्मेलन का, तो ये 14वीं होनी चाहिए, या 14वां है तो सम्मेलन का मेजबानी कहेंगे। ये इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो है ना, मतलब ये बेसिक एरर ना हो, ठीक है। और ये देखिए, जैसे यहाँ पर वर्चुअली रूप से चीन के द्वारा किया गया, ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है। और जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आप मतलब लिखना शुरू करते हैं, तो इंट्रो जो है वो इंट्रो कई तरीके से हो सकता है। आप हो सकता है कि ब्रिक्स के इतिहास से ही शुरू कर दें, ब्रिक्स की क्या महत्ता है उससे शुरू कर दें, या करेंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड होके। जैसे कि 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है, उसकी मेजबानी चाइना के द्वारा की गई, ये बात ठीक है स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इससे कहने की स्ट्रॉन्ग मतलब कि इंट्रो हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, जैसे ये वर्चुअली आपने वर्ड यूज किया है, तो जब आप हिंदी में लिख रहे हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ ऐसे शब्द प्रयोग होने चाहिए जो कि लगे कि नहीं, आपने हिंदी को कहीं ना कहीं जगह दी है। ये जैसे इस कॉपी में मुझे इंग्लिश के बहुत ज्यादा वर्ड्स का प्रयोग नजर आया। वैसे एक दो जो वर्ड्स हैं वो चलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वर्ड्स जो है ना
वो मतलब अटपटे लगते हैं। अब जैसे इसका जो थीम है वो भी आपने बता दिया कि फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, तो ठीक है, इस बात को आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जब आपने इस थीम को लिखा है तो यहाँ पर एक और भी बात लिखी जानी चाहिए थी। जैसे वो क्या है, असरर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, उस लाइन को आपने छोड़ दिया। तो अगर कोई व्यक्ति गहनता से इस टॉपिक को देखा है तो वो समझ जाएगा कि आपने जो भी थीम बताया वो आधा अधूरा है, इसको आप पूर्ण रूप से बता सकते थे। तो इस तरीके की गलती नहीं करिए, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, और शुरुआत में ही आपके जवाब में कुछ ऐसा लगता है कि आप चीट कर रहे हैं या चीजों को छोड़ के भाग रहे हैं, आप उतने श्योर नहीं है। यहाँ वर्चुअल के लिए आप जैसे आभासी जैसे शब्द का प्रयोग कर सकते थे, और यहाँ पर आपने सीधे लिख दिया ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथि एवं घटनाएं। अब मेरा ये कहना है कि यहाँ पर तिथि जैसे ये लिखा है, आपने ये भी गलत लिखा, इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर इस तरीके से आपने एक चार्ट बना दिया जो ठीक है, बट आपके आंसर में यहाँ पर एक फ्लो की कमी नजर आ रही है, तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और चलिए, आपने यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया कि गोल्डमैन सैक द्वारा ब्रिक नाम सुझाया दिया। ये देखिए, अब ये इस एजेंसी का नाम है, यहाँ के किसी इंडिविजुअल ने बताया था, तो इस तरीके की गलती ना करें। अब यहाँ पर आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि ये जो एक्रोनिम है या ये जो कंसेप्ट है किसके द्वारा लाया गया, तो जिम ओ नील का नाम आना चाहिए। ये इस तरीके की गलती ना करें। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हो जाती है, ठीक है। चलिए, पहला शिखर सम्मेलन जो है रशिया के द्वारा, ये चलिए ओके। और अभी कौन कौन से मेंबर्स हैं इस पर बात हो गई, क्या उद्देश्य है, ये भी अच्छा है। हाल ही में एनबीडी नेशनल, अब देखिए ये इस तरीके की गलती कभी ना करें। जैसे यहाँ पर आपने लिखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो है ना आप एनबीडी लिख दीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप इंग्लिश में नहीं आंसर को लिख रहे हैं तो एनबीडी जैसे ये रैंडम वर्ड से बचना चाहिए, आप हिंदी में लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये हो गया। और आपने यहाँ मैप बनाया है, तो ये इस तरीके से सपोज आपने मैप बना दिया, तो हमेशा कोशिश करिए कि मैप हो या डायग्राम कुछ भी हो, उसको बॉक्स में लिखे और यहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन में लिखे, जैसे ये चित्र लिख के या फिगर लिख के ये क्या है। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ आंकड़े आपने बताए हैं, तो चलिए ये ठीक है, यहाँ पर पूरी आबादी दुनिया की है, उसके कितना प्रतिशत, जीडीपी वगैरह का रोल, ठीक है। ओके, अब ये जो आपने यहाँ ड्रॉ किया, या कहने का मतलब जो भी आप, तो ये थोड़ा सा साफ सुथरा फ्रेश दिखना चाहिए। जो 14th ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, इसको आप थोड़े इलाबोरेट वे में बता सकते हैं, क्योंकि 14th ब्रिक्स पर ही विशेष तौर पर बात की गई है, जहां पर बीजिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने की बात की गई थी। तो ये किस लिए था, और ये क्या कहता है, रसिया और यूक्रेन से रिलेटेड मसले पर है, या फिर जो तालिबान का मसला आया था, या फिर जो इश्यूज हुए जैसे कि जो ह्यूमैनिटेरियन कह सकते हैं कि सिचुएशन है यूक्रेन के लिए, या टेररिज्म पर मसला, उससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव था ऑन डिनायल ऑफ सेफ हेवन टू करप्शन, या फिर फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स, तो ये सब कुछ जो है थोड़े अच्छे ढंग से चीजों को आप बता सकते हैं। अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जहां पर बात की गई थी कि इंडिया के लिए कैसे रेलेवेंट है, और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो क्या है, और क्या कुछ चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर आप बहुत तरीके से उन बातों को बता सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंडिया के लिए क्या कुछ है। इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें बहुत कुछ जो है इंडिया के लिए फायदेमंद है, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज वगैरह है, और इंडिया इस फोरम को एक बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है चाइना को मतलब डिस्कशन में लाने के लिए, एक कह सकते हैं कि हेल्दी नेबर के रूप में, या जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जरूरत है वहां पर कोऑपरेशन मैकेनिज्म इसका बहुत अच्छा है, वो काम आ सकता है। ग्लोबल लेवल पर अगर हम डेवलपिंग नेशंस की बात करें और कुछ बात को ट्रे करना है, तो इंडिया उसका एक फ्लैग बियरर बन सकता है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उससे भी भारत है उसे लाभान्वित हो सकता है। यहाँ पर कंटिजेंसी वगैरह की बात की गई है, उससे भी लाभान्वित हो सकता है भारत। और
जहां पर इंडिया को यूएनएससी वगैरह में चाइना नहीं शामिल होने देता है, तो उसके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर चाइना से साथ हम साझेदारी कर सके, कुछ बातों को रख सकें। और जब डिस्कशन होता है डेवलपिंग वर्ल्ड वर्सेस डेवलप्ड वर्ल्ड, जब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की बात करते हैं, वहां पर ये सब चर्चे बहुत होते हैं, तो वहां पर इंडिया और चाइना का एक प्लेटफॉर्म पर दिखना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से भी ब्रिक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। या जब हम बात करते हैं कि जो ये जो सेंचुरी है, ये 21st सेंचुरी, ये एशिया के लिए या इंडिया और चाइना के लिए है, तो यहाँ पर म्यूचुअली एक साथ आना जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि यूएस वगैरह की कुछ पॉलिसी जो है, जो फेवरेबल नहीं होती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो वहां पर इस तरीके के कोऑपरेशंस जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हैं इंडिया का, और इंडिया का जो स्टैंड है कहीं ना कहीं उसको मजबूत बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं। यहाँ पर क्यों चैलेंज कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भले ही हम कंट्रीज को देख रहे हैं जो कि जैसे ब्राजील है या साउथ अफ्रीका, जो अलग अलग कंटिनेंट से आ रहे हैं, साउथ अमेरिका और अफ्रीका से, लेकिन यहाँ डोमिनेंस जो सबसे बड़े तीन देश हैं वो कहीं ना कहीं एशिया से हैं। और यहाँ पर ये जो भी बातें हो रही हैं वो बहुत ज्यादा चाइना सेंट्रिक हो रही हैं। यहाँ पर हेट्रोजेनिटी है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कॉमन चीज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, और अभी तक तो बहुत इफेक्टिव प्लेस नहीं रहा है। इंडिया इसको जियो पॉलिटिक्स के रूप में अच्छा यूज कर सकता है, एक बैलेंस बनाने के लिए, यूएस और रसिया चाइना को एक टेबल पर लाने के लिए, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के हिसाब से भी, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ग्लोबल ग्रुपिंग्स वगैरह के लिए, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। और जो चुनौतियां थी, तो हमने चुनौतियों पर चर्चा कर ही लिया। और सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि यहाँ पर चुनौती के बाद आप उसका सॉल्यूशन दें, समाधान दें, और आपके आंसर में ये चीज अच्छी है कि आपने यहाँ पर अपनी बात को रखी है। लेकिन जो अंत में आपका जो आंसर का कंक्लूजन है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव एंड का होना चाहिए। और यहाँ पर ये किस तरीके से रेलेवेंट है, वहां जो भी बातें की गई वो किस तरीके से सतत विकास में हमें मदद करेंगी, भारत को विश्व गुरु बनाने में कैसे मदद करेंगे, ये डेवलपिंग वर्ल्ड को और आगे ले जाने में कैसे मदद करेंगे, ये चाइना के साथ हमारे टेंशन्स को कम करने में कैसे मददगार साबित होंगे, इन बातों को आप रखिए। जैसे कि आपने कहा कि साथ ही चाइना जो है या चीन बहुत बड़ा रुकावट हो सकता है, जिससे पार पाना भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। देखिए, आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, और आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके आइडियाज में, थॉट प्रोसेस में एक ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी विचार नजर आना चाहिए। और यहाँ पर आप आंसर जो खत्म करें वो एक सॉल्यूशन के साथ खत्म करें, या इसमें जो कुछ भी अच्छी बातें हैं, जो भी किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने के लिए, उन बातों को आप रखिए। या यहाँ पर उसमें जो 14th ब्रिक समिट हुआ, उसी में जो काम की बातें की गई थी उस पर भी आप खत्म कर सकते हैं, और एक बेहतर आंसर तैयार होगा। तो यहाँ पर का जो कंक्लूजन पार्ट है वो और बेहतर हो सकता था। ओके, तो आप भी अपने आंसर को लिखिए, और अगर आप लिखते हैं आंसर तो उसका इवेल्युएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके हम कॉपीज को इवेल्युएट कर रहे हैं रियल टाइम बेसिस पर, और इसी तरीके से हम आपसे जुड़े रहेंगे। फिर एक नेक्स्ट कॉपी के साथ जुड़ेंगे और बहुत कुछ चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।